ब्रॉडर लेवल्स के ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। साउथ एशिया में जो वाटर की सिचुएशन है आ, उसको कवर किया जाएगा। फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वाटर सिचुएशन है, जो वाटर की करंट सिचुएशन है, उस पर बात होगी। और इसके साथ साथ जो है वो पानी का जो मसला है, इसका आगाज कैसे हुआ, रूट्स पे बात करेंगे। और फर्दर फिर डेवलपमेंट पे दोनों एंगल से देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कोई मॉडल हमें हिस्ट्री में नजर आते हैं या फिर सिचुएशंस जो है वो एक्सट्रीम पर कैसे गया। लेटर ऑन हम इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो पानी का मसला है उसको इंडस वाटर ट्रीटी के पर्सपेक्टिव में भी हम इसको जो है वो ओवरव्यू करेंगे कि जो मुआहिदा हुआ था 1960 में, उसके हवाले से दोनों पार्टीज का स्टैंड क्या है, और साथ में जो है वो उसकी मेजर कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस पे भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इंडियन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो इंडिया ने वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए हैं, उन मेजर जो डैम्स हैं या बैराजेस हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा। फिर इंडियन हाइड्रो टेररिज्म के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। पाकिस्तान जो है जो है क्या कहते हैं आप, हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो हाइड्रो टेररिज्म है उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। हम वे फॉरवर्ड के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, एक मसला है। तो जब भी आप किसी इश्यूज के ऊपर, किसी प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं तो उसका आपने सोल्यूशन भी बताना होता है। तो चलें आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, 12 में, 14 में, और एक मेरे ख्याल से शायद 17 में भी इसके ऊपर सवाल आया। आपको आइडियाज हो जाएगा एक अच्छी कोटेशन के साथ। आप पानी का है, क्लाइमेट चेंज है, इसी तरह के जो रीजनल या ग्लोबल इश्यूज होते हैं उनको किसी अच्छी कोटेशन के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। Thousands have lived without love, not one without water. The two. Okay जी, water scenario in South Asia. पानी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और प्लेनेट के ऊपर जिंदगी की जो बका है और उसकी जो सिंबल है वो वाटर है। यानी जैसे हवा हम कहते हैं, जिंदा रहने के लिए पानी जो है उसकी हमें जरूरत होती है। लेकिन ग्लोबल वाटर का अगर हम ओवरऑल थोड़ा सा जायजा लें तो दुनिया में फ्रेश वाटर जो है उसके आपको पता है जस्ट ओनली 3%। ओवरऑल जितना भी प्लेनेट के ऊपर पानी है वो उसका 3% है। 97%, ये कुछ फैक्ट्स लिख लें, ये शायद स्लाइड के ऊपर ना हो। 97% जो पानी है प्लेनेट के ऊपर वो मरीन वाटर है, यानी वो खारा पानी है जो समंदरों के अंदर पाया जाता है। और 3% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है जिसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, इवन दैट के डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, उस 3% के भी अंदर अगर हम देखें तो उसका अगर हम 1% कंसिडर कर लें रेशो बनाने के लिए, तो 66% जो है, यानी आप 3% का कह रहे हैं कि 63% जो है वो पोलर शीट्स के अंदर है, यानी पानी जो है वो आइस फॉर्म की शक्ल में है, एंटार्क्टिका है, या आप इसके अलावा जो ग्लेशियर फॉर्म की शक्ल में है। और फिर उसमें से अगर हम कह लें कि 66%, और तकरीबन आप कह लें कि 32 या 33% जो है वो अंडरग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे पानी है। और बाकी उसका भी सिर्फ 1% अगर हम निकालें तो वो सरफेस वाटर आ जाता है, जिसमें रिवर वाटर है, लेक्स है, केनाल्स वगैरह में। अब ये पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लानिट के ऊपर, ये बड़ी अनइवन है। लेकिन दुनिया में इस वक्त पानी के जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेस हैं वो तेजी से जो है वो खत्म हो रहे हैं। और उसकी दो तीन वजूहत, सबसे पहले पैराग्राफ में देखिएगा, वो अब बढ़ती हुई आबादी है, दुनिया में सनती फैलाव है, और शहरी आबादियों में इजाफा। और इसमें अगर और भी ऐड कर लें तो वो मौसमियाती तब्दीलियां हैं जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज जो हैं उसको तेजी से खत्म कर रही हैं। पानी क्यों जरूरी है? ह्यूमन वेलबींग के लिए, इंसान के सर्वाइवल के लिए, बाकी जानदारों के सर्वाइवल के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। दुनिया में जितनी भी क्रॉप्स कल्टीवेशन होती है, क्रॉप्स प्रोडक्शन होती है, उसके लिए पानी लाजमी है। उसके बगैर आप फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी क्रॉप्स प्रोडक्शन नहीं कर सकते। पावर जनरेशन है,
हम बिजली पैदा करते हैं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े डैम्स जो हैं वो हाइड्रो पावर्स के ऊपर बेस करते हैं। जैसे चाइना में आपको को पता है कि लास्ट 2021 में उनका गौर डैम मेरे ख्याल से है, यस, 25,000 मेगावाट, दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। इसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपकी जितनी भी सनतें होती हैं, आपके कमर्शियल यूज में पानी आता है। तो जनाब ये तमाम जो प्रोसेस है वो पानी की दस्तयाबी और पानी के इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर हम अपने रीजन्स की बात करें साउथ एशिया में, तो साउथ एशिया आपको पता है यहाँ पे बहुत मेजर रिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, और तकरीबन यहाँ की 1.7 बिलियन जो पॉपुलेशन है, और ये टोटल जो हमारी प्लेनेट के ऊपर पॉपुलेशन है उसका तकरीबन आप कह लें कि 20% है। तो साउथ एशिया अगर हम देखें तो यहाँ पे ओवरऑल जो वाटर रिसोर्सेज हैं, यानी आबादी अगर हम देखें तो हमारे रीजन की वो दुनिया की टोटल आबादी का 20% है, लेकिन हमारे पास जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं उसमें हमारा शेयर आबादी के लिहाज से बहुत कम है, वो 6.8% है। और हमारे रीजन के अंदर जो पानी के मेजर सोर्सेस हैं वो तीन हैं। एक तो ग्लेशियल मेल्ट है, यानी कराक्रम, हिमालय और हिंदू कश, जो हमारे नॉर्दर्न रीजन्स के अंदर जो बड़े ग्लेशियर्स हैं उन पानी पिघल, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो दरियाओं में पानी आता है, वाटर रिवर जो है वो चार्ज होते हैं। दूसरा जो हमारा सोर्स है साउथ एशिया, आपको पता है मॉनसून रीजन में है, तो यहाँ पे मिड जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक जो है वो एक्टिव रेन फॉल का सीजन होता है, और उस दौरान बहुत सा पानी जो है वो फ्रेश वाटर वो क्या होता है वो आता है, और उसको फिर हम इस्तेमाल भी करते हैं। तीसरा जो हमारा सोर्स है वो अंडरग्राउंड वाटर है, जेर जमीन पानी। तो ये हमारे रीजन के अंदर साउथ एशिया, जिसमें 8 कंट्री शामिल हैं, वहां पे पानी का मेजर सोर्स यही है। ग्लेशियर्स आपको पता है, हिमालयन ग्लेशियर जो है ना, उनको कहा जाता है कि पोलर रीजन के बाद दुनिया में सबसे बड़े जो ग्लेशियर्स हैं वो हिमालयन रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे रीजन्स के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाइड्रोकार्बन का अखराज जो है उसकी वजह से हिमालय फैक्टर जो है, क्योंकि पानी पे मैं बहुत ज्यादा रिसर्च है मेरी, और मैं पीएचडी का थीसिस भी इसके ऊपर कर रहा हूँ। उसमें यह कि आपको पता है जो ग्लेशियर्स का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। अब कुदरती तौर पर व्हाइट कलर जो है वो हीट को कम अब्सॉर्ब करता है, लेकिन हो ये रहा है कि फिजा में कार्बन का जो इखराज है वो बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर शीट्स हैं उनमें कार्बन जो है वो इन्फ्यूज हो रहा है, जिसकी वजह से उनका कलर जो है वो ब्लैक हो रहा है। और ब्लैक कलर आपको पता है हीट को सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ये ग्लेशियर जो है वो तेजी से जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस सदी के इख्तिताम तक जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं ये 75% जो है वो खत्म हो जाएंगे। इस पे बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च है, अमेरिका के बहुत सारे जो वाटर से रिलेटेड जो इदारे हैं, ये उनकी ऑथेंटिक रिसर्च है कि जनाब 75% जो ग्लेशियर्स है हिमालय के, वो इस सदी के अख्ताम तक जो है वो खत्म हो जाएंगे। अब आप खुद ही देख लें, हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए पानी दस्तयाब नहीं हो। ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, गंगा है और मैना है, और ये तमाम जो दरिया हैं इनका जो मेजर सोर्स है वो ज्यादातर हिमालयन ग्लेशियर ही कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा, साउथ एशिया में एक और भी इशू है। हमारे रीजन में ज्यादातर जो कंट्री है वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, यानी रूरल इकोनॉमी से मुराद ये है कि वो देहातों में रहते हैं, रिवर सॉरी विलेज के अंदर रहते हैं, और वहां पे उनका जो मेजर उनकी लाइफ, फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसी है वो पानी के ऊपर है। ये फसलें उगाते हैं, लाइफ स्टॉक है, चारा है जानवरों का, और ये तमाम का तमाम जो हमारा खिता है वो पानी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हमारे रीजन्स के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो एवरेज 40 to 50% जो है वो हमारी इकोनॉमी का मेजर पार्ट भी है। अब आप देखें कि यहाँ पे पानी का जो इस्तेमाल है वो 86% जो है वो ज़रूरी शोबे में होता है, फसलें उगाने के लिए। 8% जो पानी है साउथ एशिया के जो कंट्री है वो उसको इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं, और 6% जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आता है। तो अब हमारे रीजन के अंदर
पानी के जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेस हैं उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। और लास्ट फ्यू डेकेड्स के अंदर अगर हम देखें तो चार बड़ी रीजंस कहा जाते हैं हमारे खित्ते के अंदर भी, जो कि पानी के रिसोर्सेज को जो है वो कम कर रही हैं। उसमें पहली आबादी में इजाफा है। जब आबादी बढ़ती है तो पानी की जरूरियात में, पानी की जो डिमांड है, ठीक है, उसमें भी इजाफा होता है। दूसरी वजह वो है जनाब रैपिड अर्बनाइजेशन, यानी हमारे खित्ते के अंदर जो है वो शहरी बागियों में तेजी से इजाफा हो रहा है, क्योंकि अर्बन लाइफ के अंदर वाटर कंजम्पशन ज्यादा होती है। फिर क्लाइमेटिक चेंज है, और इसी तरह ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये चार मेजर रीजन है जो कि पानी के जो रिसोर्सेस हैं उसके ऊपर बराह रास्त जो है वो असरअंदाज नहीं है। अभी सिर्फ हम साउथ एशिया कर रहे हैं। ओके जी। अच्छा, एक और चीज, हमारा जो खित्ता है साउथ एशिया का, दैट प्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांस बाउंड्री रिवर, ट्रांस बाउंड्री वाटर। ट्रांस बाउंड्री वाटर का मतलब ये होता है कि वो दरिया जो एक से ज्यादा ममालिक में फ्लो करते हैं, और फिर उनके दरमियान जो है वो वाटर शेयरिंग का प्रॉपरली मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है थ्रू एग्रीमेंट्स। लेकिन अगर वो नहीं है प्रॉपरली तो फिर वहां पे पानी का इशू जो है वो वाटर शेयरिंग में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो मसला ये है कि दरिया जो हैं वो ज्यादातर एक से ज्यादा ममालिक में फ्लो करते हैं। जैसे चनाब है पाकिस्तान और इंडिया, अगर हम सिंध की बात करें तो वो चाइना से उसका ओरिजिनेट होता है, फिर इंडिया और पाकिस्तान की तरफ फ्लो करता है। तो अब ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर दरिया एक कंट्री से गुजरता है तो फिर वो एब्सोल्युटली उसके ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करता है। लेकिन यहाँ पे जो अपर राइपेरियन कंट्री होते हैं या अपस्ट्रीम कंट्रीज जो होते हैं जहां से दरिया निकलता है, वो पानी के ऊपर उनका कंट्रोल ज्यादा होता है या उनको एज हासिल होता है एज कंपेयर टू द लोअर राइपेरियन। कि अगर जैसे पाकिस्तान देखें ना तो वो लो राइपेरियन में आते हैं। हमारे मोस्टली जो रिवर्स हैं वो कश्मीर से आते हैं। तो इंडिया जो है वो अपस्ट्रीम कंट्री है या अपर राइपेरियन कंट्री है, तो उसका दरियाओं के ऊपर ज्यादा कंट्रोल है। इसके साथ साथ पानी की जो सिचुएशन है खासकर रिवर वाटर की, वो कुछ और वजूहात भी हैं जो वाटर शेयरिंग को जो है वो मजीद कॉम्प्लेक्स करती हैं। एक तो ये है कि जॉइंट फ्रेमवर्क इतने स्ट्रांग नहीं है ममालिक के दरमियान। दुनिया में आपको पता है तकरीबन 272 ट्रांस बाउंड्री वाटर के जो है वो मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन वो ममालिक जो ट्रांस बाउंड्री वाटर में वाटर शेयरिंग को प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं थ्रू एग्रीमेंट, थ्रू निगोशिएशन, तो उनके दरमियान दरियाओं के पानी के ऊपर मसाइल नहीं होते। लेकिन जहां पे फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता तो वहां पे प्रॉब्लम नजर आता है। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ये ज्यादा एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा पानी की स्टोरेज नहीं है, पानी की वेस्टेज बहुत ज्यादा है, और अडेप्टेशन जो हमारी क्या कहते हैं पानी की जो प्रैक्टिसेस हैं वो इतनी बेहतर नहीं है। तो जिसकी वजह से अब हर मुल्क जो है उसको पानी की जरूरत तो है, लेकिन साथ में जो है वो पानी के जो रिसोर्सेस हैं उन पे बहुत ज्यादा जो है वो दबाव आ चुका है। अभी अभी हम बात करेंगे इंडिया के अंदर पानी की सूरत हाल क्या है। इंडिया आपको पता है इमर्जिंग इकोनॉमी है। लास्ट 3 डेकेड से, 2 डेकेड से, बल्कि 3 डेकेड से होने वाले हैं, 92 से इंडिया ने जो है वो अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना शुरू किया अंडर दी मनमोहन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आज इंडिया जिस इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर खड़ा है वो मनमोहन सिंह को क्रेडिट जाता है, जो कि 92 में इंडिया के क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, जो बाद में इंडिया के वजीर आजम भी बने 2003 से 2013 तक। वो 2 टर्म्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो आज की इंडिया की जो इकोनॉमी हमें एक बहुत पीक पर नजर आती है, उसमें मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्रेडिट जाता है। जैसे चाइना में ये क्रेडिट हम डेंग्स की रिफॉर्म्स को देते हैं। लेकिन अब देखें इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इंडिया की पानी की जो जरूरियात हैं उसमें भी बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। 2030 तक ये कहा जा रहा है कि इंडिया को 50% पानी की शॉर्टेजेस का सामना होगा। अब इंडिया जो है उसकी आबादी का साइज अगर हम देखें तो वो 1.4 बिलियन है। लेकिन इंडिया के पास जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेस हैं ग्लोबल, उनमें उसका शेयर सिर्फ 4% है। इंडिया दुनिया की आबादी का तकरीबन कुछ 16 से 17% होल्ड करता है। लेकिन
उसके पास जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं वो ओनली 4% है। और साथ में अगर हम देखें तो 2025 तक ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो पानी की जरूरियात है उसमें 22% जो है वो इजाफा होगा, और 2050 तक जो है इसमें 32% जो है वो इंक्लाइन आएगा। इंडिया इस वक्त उसके पास एक मेजर रिवर सिस्टम तो है, तकरीबन 12 के करीब बड़े दरिया हैं जो कि इंडिया के वाटर सिस्टम के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगेन दैट प्रॉब्लम वही आ रहा है, इंडिया में भी पानी के मसले का, इंटरनली मौसमियाती तब्दीलियां, इंडस्ट्रीज तेजी से लग रही है, आबादी में अब देखिए इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है बाय पॉपुलेशन। इसी लास्ट ईयर इंडिया ने जो है वो क्रॉस किया है चाइना को जनाब। तो इस वक्त इंडिया की कोशिश यही है कि वो पानी के जो रिसोर्सेस हैं उन पर अपना ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हासिल करें। अब इंडिया वो मुल्क है जिसके अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ लिया जो है वो अपस्ट्रीम कंट्री है, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है या गंगा रिवर है, इसका सोर्स तो इंडिया है, लेकिन ये बांग्लादेश जो है वहां पे भी ये रिवर जाता है, इसी तरह जो रिवर गंगा है। तो अब इंडिया की कोशिश यही है कि इन रिवर्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाएं और इन दरियाओं का पानी जो है वो अपने कंट्रोल में लाया जाए, जिसकी वजह से इंडिया का जो पानी का मसला है उसके बाकी नेबरिंग कंट्री के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ, नेपाल और बांग्लादेश, ये तीन मेजर कंट्रीज हैं जिनके साथ इंडिया के ट्रांस बाउंड्री वाटर इश्यूज हैं वो चल रहे हैं। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया है? आगे चलें? कोई इशू तो नहीं वॉइस वगैरह का? आज लाइट भी बहुत तंग कर रही है आप, मेरे ख्याल से 1 घंटे के बाद लोड शेडिंग हो रही है लाहौर में, तो ये सिचुएशन है। चले पाकिस्तान की पानी की सिचुएशन देखें जरा। जी, माशाल्लाह आबादी के लिहाज से पांचवा बड़ा मुल्क है, तकरीबन 22 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारी हो चुकी है। 2025 तक पाकिस्तान को जो दस्तयाब पानी होगा वो 191 मिलियन एकड़ फीट होगा, लेकिन जो हमारी डिमांड होगी वो 274 मिलियन एकड़ फीट होगी। पाकिस्तान भी वो वाहिद दुनिया के चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पे पानी के ज़खायर जो है वो तेजी से कम हो रहे हैं। 2025 तक हमारी पानी की जो शॉर्टेज है वो 23% तक हो जाएगी। पाकिस्तान ज्यादातर पानी के लिए इंडस वाटर, उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, रिवर चनाब, जेहलम, ब्यास, सतलुज, और इसके साथ साथ जो बारिश का पानी है और इवन दैट के अंडरग्राउंड वाटर जो है उस पर एग्जिस्ट करता है। इंडस वाटर जो है वो पाकिस्तान की वाटर के हवाले से लाइफ लाइन है, ग्रीन इकोनॉमी है, को प्रोटेक्ट करता है, इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड जो है वो उससे इंश्योर होता है। फिर ये वो दरिया हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे फसलें काश्त की जाती हैं और इतनी बड़ी आबादी की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उसको भी पूरा किया जाता है। इसी तरह इन दरियाओं के ऊपर हमने डैम्स भी बनाए हैं जो कि पाकिस्तान में बिजली की ज़रूरियात को जो है वो पूरा करते हैं। लेकिन इंडस बेसन के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का मोस्ट वाटर स्ट्रेस जो है वो बेसन है। और फिर आगे चलें तो हमारे मुल्क में भी एग्रीकल्चर जो है ये एक मेजर शोबा है हमारी इकोनॉमी का। 20% पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो जनाब डिपेंड करता है ज़रूरी शोबे के ऊपर। 70% जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है वो आपको पता है पानी से रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि टेक्सटाइल हमारी जो एक्सपोर्ट है उसका मेजर पार्ट है, और उसके लिए हमें कॉटन जो प्रोड्यूस करना पड़ती है, और सो दैट ये कॉटन जो है वो हमारी टेक्सटाइल की जो है वो एक बेस लाइन है। लेकिन पाकिस्तान में भी मौसमियाती तब्दीली, आबादी में इजाफा, सनती फैलाव और ये तमाम सिचुएशन जो है वो पानी के सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। पंजाब और सिंध इसमें ज्यादा इफेक्ट इस वजह से भी नजर आ रहे हैं क्योंकि ये फूड बास्केट कहलाते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान की 90% जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इन दो सूबों के अंदर होती है, क्योंकि ये ज्यादातर प्लेन एरियाज के अंदर आते हैं। सो दैट पाकिस्तान में पानी की कमी की एक और भी बड़ी वजह जो है वो इंडियन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, यानी वो डैम्स जो इंडिया ने रिवर चनाब और जेहलम और रिवर नीलम के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्ट किए हैं। ये एक टेबल बनाया हुआ है पाकिस्तान में, अगर हम
सिंस इंडिपेंडेंस से उसको ओवरव्यू करें तो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी अगर हम देखें तो 1951 में वो 5650 मुकाब मीटर थी। ठीक है, उसके बाद ये कम होती जा रही है। इस वक्त जो करंट सिचुएशन जो है, ये पर कैपिटा मतलब होता है कि एक शख्स को कितना पानी दस्तयाब है एनुअली। ठीक है, और 1 मुकाब मिलीमीटर में मेरे हाथ से 1000 लीटर होता है। तो ये मैंने चार्ट बनाया है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि अब इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है वो 1000 के राउंड अबाउट है, लेकिन अगले साल ये मजीद कम होके जो है वो 800 तक आ जाएगी। क्लियर, चले आगे चले। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पानी का मसला है कब आगाज हुआ? 1947 में, जब पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुए तो पानी के जो दरिया थे, नहरें थी, उनको भी इसी तरह से डिवाइड किया गया। लेकिन स्टार्ट में अगर हम देखें तो इंडिया ने 1948 में जो अपर बारी द्वाब केनाल है और दीपालपुर केनाल, जो कि इंडिया के फिरोजपुर हेडवर्क से निकलती थी, उनका पानी जो था वो बंद कर दिया। इंडिया की कोशिश थी कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क के तौर पर सरवाइव ना कर सके, तो पाकिस्तान के लिए मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाएं ताकि वो दोबारा इंडिया के साथ जो है वो अनेक्स करे। तो जब इंडिया ने इन नहरों का पानी बंद किया तो जनाब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है पानी के मसले का आगाज हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और प्रॉब्लम हुई, वो ये था कि इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। अब कश्मीर पर कब्जा होने की वजह से जितने भी बड़े दरिया हैं उसका कंट्रोल जो है वो इंडिया के पास चला गया। आप देख लें कि पाकिस्तान में जितने भी दरिया फ्लो करते हैं, जो कि ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज हैं सवाए सिंध के, वो सारे इंडिया कश्मीर से निकलते हैं। चनाब है, झेलम है, ब्यास है, रावी है, सतलुज है। इन तमाम दरियाओं का जो सोर्स है वो ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो जब इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो पानी वाटर शेयरिंग की जो सिचुएशन थी वो और ज्यादा खराब हो गई, या इंडिया आप कह लें कि एज पोजीशंस के ऊपर आ गया। उसके बाद 1954 के अंदर वर्ल्ड बैंक एंटर होता है और उसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी का मसला हल करवाने के लिए जो था वो मीडिएट किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों ममालिक जो थे वो बराह रास्त इस मसले को हल करने में इनिशियली नाकाम नजर आते हैं। तो फिर वर्ल्ड बैंक ने 6 इयर्स तक काम किया, ये 6 साल तक उसने इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर काम किया, और फाइनली 1960 में पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो एक सक्सेसफुल वाटर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तक पहुंचे, और सिंतास का मुआहदा जो था वो, वो अमल में आया। और इस मुआहदे के मुताबिक जो थे वो इंडिया को 3 रिवर्स का राइट दिया गया, सतलुज, रावी और ब्यास। और जो 3 वेस्टर्न रिवर से सिंध, चनाब और जेहलम, इस पर पानी का इख्तियार जो था वो पाकिस्तान को दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी के टोटल 12 आर्टिकल्स हैं, आगे चल के उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या था, जब ये मुआहिदा साइन हुआ था तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को मजीद वाटर शॉर्टेजेस का सामना करना था। तो लेटर ऑन फिर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंड से पाकिस्तान में एक आप कह लें कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का एक मेजर प्लान स्टार्ट हुआ, जिसमें बड़े डैम्स, लिंक केनाल्स और बहुत सारे बराजेस की कंस्ट्रक्शन शामिल थी। और उसके बाद फिर हमने मंगला और तरबेला डैम जो था वो कंस्ट्रक्ट किया, और कुछ बराजेस भी जो थे वो उनकी तामीर भी हुई। तो मकसद ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जो 3 दरियाओं का कंट्रोल इंडिया के पास चला गया, तो पाकिस्तान में दरियाओं में पानी की कमी को पूरा करने के लिए और वाटर स्टोरेज को बेहतर करने के लिए ये पूरा एक प्लान जो था वो बनाया गया। शायद इसके आगे एक पिक होगी, अगर मैं देखूं तो नहीं है। अच्छा जी, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जनाब, उसकी तमीर का आगाज किया, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि जब इंडिया ने इन दरियाओं के ऊपर डैम्स की कंस्ट्रक्शन का आगाज किया तो उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम था वो दोबारा से इमर्ज हुआ।
अब करंट सिचुएशन जो है कि इंडस वाटर ट्रीटी सर्वाइव्ड डिप्लोमेटिक टेंशंस बट द रिसेंट अपस्ट्रीम इंडियन वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैव रीकिंडल्ड द वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स। करंटली भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पानी का मसला है वो ज्यादातर चनाब और जेहलम के ऊपर जो डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं वो उसी के गिर्द घूमता है। पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडिया जो है वो इन रिवर्स वाटर को डाइवर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को चनाब और जेहलम में 30% तक पानी की कमी का सामना है। पाकिस्तान का ये भी कंसर्न है कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर रहा है, और पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडिया कश्मीर का मसला इस वजह से भी हल नहीं करना चाहता क्योंकि इसके नतीजे में वो रिवर्स के ऊपर जो अपना कंट्रोल है उसको वो लूज कर देगा, और ये बात काफी हद तक दुरुस्त है। अच्छा जी, आगे चलें। फिर पाकिस्तान का ये भी कंसर्न है कि इंडिया जो है अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मजीद मंसूबे जो है उनको उस तरह से जारी रखेगा। क्यों कि इंडिया को फ्यूचर में पानी की जो है वो क्या कहते हैं ज़रूरत है, तो लिहाजा वो इन दरियाओं के ऊपर जो है वो डैम्स की कंस्ट्रक्शंस को बंद नहीं करेगा। दूसरी तरफ इंडियंस ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी जो है वो सारे ड्रामे करते हैं और ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। वो ये कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक हमने जो जो डैम्स बनाए हैं वो सारे इंडस वाटर ट्रीटी की कंप्लाइंस को पूरा करते हैं, और पाकिस्तान अपने डोमेस्टिक लेवल्स के ऊपर पानी को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता, तो लिहाजा सारे का सारा मुद्दा जो है वो इंडिया के ऊपर डाल देता है। इंडिया का ये भी कंसर्न है कि उन्होंने अब तक जितने भी डैम्स बनाए हैं चिनाब और जेलम के ऊपर, उसमें इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मुआहिदा है इंडस वाटर ट्रीटी का, वो उसके मुताबिक ही बनाए गए हैं। अच्छा, फिर इंडिया अब क्या कहता है? वो कहता है कि अब जो हमारे दरमियान पानी का मसला है वो बराह रास्त बातचीत के जरिए से हल होगा। यानी अब हम किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और उसकी वो जो रीजन या लॉजिक देते हैं वो शिमला अकॉर्ड है। यानी 1972 में पाकिस्तान ने जो शिमला एग्रीमेंट किया था तो उसमें ये तय हुआ था कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान जो भी प्रॉब्लम होंगे उनको वो बराह रास्त या दो तरफा बातचीत के जरिए से जो है वो उनको हल किया जाएगा। तो अब इंडिया मीडिएशंस के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। ओके जी, आगे चलें। इंडिया पाकिस्तान वाटर डिस्प्यूट अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, कुछ आर्टिकल्स को पढ़ लेते हैं हम। आर्टिकल 3 ये कहता है कि जो रिवर रावी सतलुज और ब्यास है इन दरियाओं का पानी जो है वो इंडिया इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसमें एक एडिशन ये भी है कि जो रिवर रावी है ना उसमें पानी का फ्लो इतना मेंटेन रखा जाएगा जिससे पाकिस्तान की तकरीबन 45,000 एकड़ लैंड जो है ईस्टर्न और जो नॉर्थ पंजाब है उसको इरिगेट किया जा सके। राइट। अब देखें ना, रिवर रावी में तो सारा साल पानी होते नहीं है, और सिर्फ सीजन के अंदर या जो मानसून आता है उसमें उस दरिया के अंदर पानी आता है। तो अब ये इंडिया आप देख लें कि उसने इस दरिया के अंदर पानी के फ्लो को चाहे वो मेंटेन नहीं रखा हुआ। अच्छा, आर्टिकल 4 ये है कि जनाब ये जो तीन दरिया हैं जेहलम, चनाब और सतलुज, सॉरी रावी, क्या, जेहलम, चनाब और सिंध, इनका पानी जो है वो पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर इंडिया इन दरियाओं के पानी को इस्तेमाल कर सकता है। यानी पाकिस्तान का एब्सलूट कंट्रोल नहीं है। अब वो किन मकसद के लिए इंडिया इस्तेमाल कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक यूज के लिए है, लिमिटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, लिमिटेड स्टोरेज के लिए है, और इसके साथ ये भी है कि इंडिया अगर कोई भी हाइड्रो प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसकी 6 मंथ प्रायर पाकिस्तान को जो है वो इन्फॉर्म करना होगा, और इसके साथ साथ उसकी जितनी भी फिजिबिलिटी होगी, डैम्स की जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा वो सब जो है पाकिस्तान के साथ शेयर करना लाजमी होगा। आर्टिकल 7 ये कहता है कि दोनों ममालिक जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जो दरियाओं के अंदर
पानी का जो फ्लो है उसका डाटा जो है वो शेयर करेंगे। इसके साथ साथ कैनाल्स और स्ट्रीम्स का डाटा भी आर्टिकल 7 के अंदर जो है वो इंक्लूड है। आर्टिकल 8 ये कहता है कि एक परमानेंट इंडस वाटर कमीशन बनाया जाएगा, यानी इस मुआहदे के बाद, और फ्यूचर में अगर दोबारा से कोई प्रॉब्लम होता है तो इस कमीशन के जरिए से जो है वो पानी के मसले को हल करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। आर्टिकल 9 ये भी कहता है कि अगर दोनों ममालिक जो है इस मसले को हल ना कर पाए तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, यानी बैनुल अवी अदालत के अंदर जा सकते हैं, अपना केस ले जा सकते हैं, और उसके नतीजे में जो है वो फैसला किया हो सकता है। तो ये कुछ आर्टिकल जो है वो मैंने आपको बताए हैं, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि पानी की जो तकसीम है उसका तरीकेकार जो है वो क्या डिसाइड हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। अब जरा आ जाए, इंडिया ने वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से डैम्स बनाए हैं हमारे दरियाओं के ऊपर। सबसे पहले जी सलाल डैम, ये 1970 में इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज हुआ, 1987 में ये कंप्लीट हो गया था। ये पहला प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अपने कंसर्न्स को रेज किया था। 1978 में दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का आगाज हुआ। इंडिया ने इस डैम के डिजाइन को चेंज किया और यूं ये मसला जो था वो हल हो गया था। उसके बाद है जनाब वुलर बैराज। दिस प्रोजेक्ट वाज स्टिल कंट्रोवर्शियल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जेहलम रिकंस्ट्रक्शन का आगाज जो था वो 1984 में हुआ और 10 साल के बाद ये ऑपरेशनल हो गया 1994 में, और अभी तक ये मसला जो है वो अनरिजॉल्व है। अब इसकी लोकेशन भी है, मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर में आपको कश्मीर का मैप जो है वो बनाना आना चाहिए, ताकि कश्मीर का मैप बनाकर आप जब इस तरह का सवाल आता है वाटर डिस्प्यूट के ऊपर तो वहां पे आप बराजीज या डैम्स की लोकेशन जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। ओके जी, चलें आगे चलते हैं। बगलिहार डैम, द लार्जेस्ट डैम्स इन रिवर चनाब। अब बिगलिहार डैम जो है वो उसकी तकरीबन कैपेसिटी देखें तो वो 900 मेगावाट की, यानी ये मंगला के कैपेसिटी के बराबर है। ये बहुत बड़ा डैम जो है इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 99 में 1999 में स्टार्ट हुई और 2008 से ये ऑपरेशनल है। पाकिस्तान और इंडिया ने 99 से 2004 तक इस पे नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ टॉक्स किए हैं, और लेकिन मसला जो था वो हल नहीं हो सका। 2010 में इंडिया पाकिस्तान ऑलमोस्ट जो है वो इसकी जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम है उसको हल कर चुके हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान जो है वो इसके कुछ कंसर्न्स हैं बिगलिहार डैम के ऊपर। तो ये डैम बनने की वजह से रिवर चनाब है उसमें पानी काफी ज्यादा कम हुआ, तकरीबन कोई कहा जाता है कि 15 से 20% पानी जो है वो चनाब में कम हुआ है। उसके बाद यदि किशन गंगा डैम, ये इसकी तामीर जो थी वो 2007 में, उसका आगाज हुआ 2017 से 18 से ही ऑपरेशनल है। नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह किया था 19 मई 2018 को। तो जनाब इससे भी जो है वो आपको पता है रिवर नीलम जो है वो ज्वाइन करता है आजाद कश्मीर में रिवर जेहलम को। तो रिवर नीलम में जो है वो पानी कम होने की वजह से फिर अल्टीमेटली जब इसका इनफ्लो होता है रिवर जेहलम के अंदर तो रिवर जेहलम जो है उसमें पानी कम हो गया है। उसके बाद उड़ी टू हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट है, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के अंदर है, और ये इट्स डाउन स्ट्रीम ऑफ द उड़ी वन इससे ऊपर बना है। और इस ये भी मेरे ख्याल से रिवर नीलम के ऊपर है, नहीं मिला। अच्छा, एक अंडर कंस्ट्रक्शन भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है जी, रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन द रिवर चनाब इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट कश्मीर। अब ये देखें इसकी कैपेसिटी जो है वो 850 मेगावाट है, तकरीबन बिगलिहार डैम के बराबर है। हाइट इसकी 136 मीटर है, यानी बहुत बड़ा डैम है।
और 2013 में मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने इस डैम की बुनियाद रखी। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और पाकिस्तान को इसके ऊपर सीवियर कंसर्न्स हैं।